गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड गौतम। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव गुड जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं? कैसे? गुड इवनिंग संगीता जी। कैसे हैं सब लोग? ठीक है सर। हाँ जी, ठीक रहना चाहिए सब लोगों को, ठीक ही रहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज हम लोग शुरू करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। हिंदी में बोलें तो क्या कहेंगे इसको? उपराष्ट्रपति। 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 ठीक। उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसका अपना कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसको सुपरफ्लुअस हाइनेस बोलते हैं, यानी कि इसका अपना कोई काम नहीं है। इसका केवल एक ही काम होता है कि अगर राष्ट्रपति के पद पर कभी कोई वैकेंसी आ जाए तो उस वैकेंसी को फिल करके रखने का काम इसका मुख्य काम होता है। साथ ही साथ इसको एक दायित्व और दे के रखा गया है कि ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति भी रहेगा। बस यही दो है, बाकी इसका अपना कोई और काम नहीं कि ये जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है। एक ऐसे ही पद बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन पद है, संवैधानिक पद है, तो हम लोगों को इसको पढ़ना भी है। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर हम लोग आर्टिकल्स देख लें तो उपराष्ट्रपति से संबंधित मुख्य आर्टिकल्स की लिस्टिंग हम लोग कर लेते हैं और बाद में उनको आर्टिकल वाइज जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना? आर्टिकल वाइज पढ़ने में अच्छा लग रहा है या कॉम्प्लिकेट हो रहा है? यस सर। नहीं सर। सर आर्टिकल वही वाइज है। पढ़ने में सही हो रहा आर्टिकल वाइज से सर इंटरलिंक हो जाता है, बस ये इंटरलिंक हो फायदा जाता है, होता आर्टिकल याद भी हो जाते हैं उनके। है। यस सर। है ना? तो मैं आर्टिकल की लिस्टिंग कर देता हूँ, बस नाम लिख देता, नंबर लिख देता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं इसके, फिर पढ़ेंगे तो हम लोग सब। आर्टिकल नंबर 63 है। आर्टिकल नंबर 63 से अगर हम देखें 63 से लेके 71 तक ये आर्टिकल जो है ये वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 63 से लेके 71 तक वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है और हमको बताए वाइस प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है वो हमारे संविधान के किस पार्ट के किस चैप्टर में आएगा। किस पार्ट के किस चैप्टर में आएगा? अरे बताइए। पार्ट 6 चैप्टर 2। पार्ट 6 में क्यों आएगा गौरव जी? सर पार्ट 5 संघ। पार्ट क्या हो रहा है पार्ट आपको? आप तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कंफ्यूज हो देते गया थे। सर। हैं? कंफ्यूज हो गया सर। बर्डन ज्यादा हो पार्ट रहा है 5 क्या? आएगा, पार्ट 5। वो तो आएगा, सर लेकिन ये थोड़ा हो क्यों रहा है? सर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, रिवाइज नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए आपका हिस्ट्री खत्म होने वाला है, 1 क्लास या 2 क्लास बची है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आपको गैप मिल जाएगा तो उसमें आप जितना है उसको रिवाइज कर डालिए अच्छे से। ठीक है, सर रिवाइज हो जाएगा क्योंकि मतलब क्लासेस सारी क्लियर हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है क्योंकि सुबह 9 से शाम को 6 तक तो बैंक में ही निकल जाता है। उसके बाद फिर 1 घंटा मिलता है, उसमें करंट वगैरह भी रहता है, और फिर सुबह वाली क्लास जो हिस्ट्री वाली है उसमें काफी टाइम लग जाता है लिखने में। लेकिन मतलब सारा क्लियर है, रिवाइज नहीं भी होगा तो बाद में सब याद आ जाएगा, क्योंकि हाँ कोई भी चीज पढ़ता हूँ तो आप बहुत पहले भी बताए होते हैं तो भी नहीं भी रिवाइज करने पे याद आ जाता है कि हाँ हाँ, ऐसा ही। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये चीजें ना फ्रिक्वेंटली ना हो, है ना? जी सर। अतुल जी आपकी क्या पोजीशन है? सर रिवीजन सर नहीं हो पा रहा है सही क्यों नहीं से। हो पा रहा है? आपका रिवीजन क्यों नहीं हो पा रहा है? आप तो बैंक भी नहीं जाते। नहीं सर जाते तो नहीं है सर, हम्म, थोड़ा सर बीच में जब से छूट गया है सर वो चीज कवर नहीं हो पा रही है सर। क्यों छूट? अरे तो छूट गया तो छूट गया तो उसको छोड़ दीजिए, जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करिए और धीमे धीमे रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और ये मत बोलिए कि रिवीजन नहीं हो पा। रिवीजन करते, रिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको लेके चलिए, भले ही थोड़ा थोड़ा करिए लेकिन करते जाइए। ठीक है? हैं? और जब ऐसे बोलते हैं ना रिवीजन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है।
तो थोड़ा सा टाइम मेंस वाले में भी चला जा रहा है, थोड़ा सा सोचते हैं कि वो भी ना छूटे हाँ देखिए, लेकिन ये तो इस उन वजह सभी से। लोगों के साथ होगा जो एग्जाम क्लियर करेंगे, यस सर। है ना। और यही चीजें आपको बाकियों से अलग बनाएंगी कि आप किस तरीके से इस सीमित समय का अधिकतम इस्तेमाल करते। इकोनॉमिक्स में हमारे पास है ना सिस्टम, यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। ये समय सबसे ज्यादा स्केर्स है, इससे ज्यादा स्केर्स तो कुछ है ही नहीं, सबसे ज्यादा दुर्लभ तो यही है। इस काम को अधिकतम इस्तेमाल करना है, एक एक घंटे के एक एक सेकंड का। मैं तो सर रास्ते में भी जाता हूँ तो क्लास दिमाग में बिना कॉपी के ही रिवाइज करता रहता हूँ कि हाँ ये बताया था, हाँ बिना बिल्कुल। रास्ते का भी वो हाँ, करके। इसके बारे में मैंने एक बार एक पोस्ट भी लिखी थी बहुत पहले कि ये आपको तरीका। सलाम है भैया, आप काफी मेहनत कर रहे हैं, मैं फिर बहुत भी कुछ सर सीखनी टाइम चाहिए। कम पड़ जा रहा है। आप भी करिए डेविड जी, सलाम मत मैं सर करिए, थोड़ा सा फॉलो सीटेड करिए। सीटेड बिल्कुल सर बिल्कुल, थोड़ा सा सीटेड की भी तरफ ध्यान लगा रहा हूँ कि पास हो जाऊं, सीटेड में फेल हूँ नहीं देखो पिछली बार। डेविड भाई, ऐसा है ना, मैं बताता हूँ। मैंने मतलब 18 इंटरव्यू दे चुका मैं ऑल इंडिया जॉब्स के, मतलब आईएएस पीसीएस वाले नहीं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने का एक ही सक्सेसफुल ना होने का एक ही कारण है, वो है फोकस। एक जगह ही फोकस कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा। देखिए मैं बताऊं ना, और मतलब मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था लास्ट ईयर, जब सर मिले थे, लास्ट ईयर ही सर से बात हुई थी कि मैं लेखपाल की नौकरी के लिए भी अप्लाई करने को तैयार था। तो सर से जब मिला, धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि हाँ हो जाएगा। मैंने मतलब प्रमोशन ले लिया था, फिर मैंने रिवर्सल डाला, बहुत हाथ पैर जोड़ के मेरा रिवर्सल हो पाया। मैं दोबारा से आया कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मतलब मेरी सैलरी आधी हो गई, और लेखपाल में ज्यादा तो आधी से भी कम हो जाती। तो मतलब फोकस करना पड़ेगा, तभी एक जगह सक्सेसफुल होंगे, वरना तो फिर इधर उधर होता रहता, फाइनल कहीं नहीं हो पाएगा। देखिए टीवी में पिक्चर साफ आती है जब एक एंटीना लगा हो। अगर टीवी में यस चार सर। पांच एंटीना लगा देंगे ना तो पिक्चर थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगी, वो साफ नहीं आएगी। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप कितना क्लियर हैं, है ना। तो हाँ सर जब आप मिले तो उसके बाद मैं प्रमोशन से भी रिवर्सल लिया, बहुत मुश्किल से मेरा रिवर्सल हो पाया कि 6 महीने हुए नहीं थे तो रिवर्सल लेके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है। नहीं और तो फिर इन मैंने सब कहा त्याग कि का इतने फल साल मिलेगा, बर्बाद हो गए। यस सर। त्याग का फल मिलेगा। ऊपर एक बैठा हुआ है ना, वो देख रहा है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, और वो थोड़ी सी देर भले कर दे लेकिन वो बेईमानी नहीं करता। नहीं सर, समझ में आता। जैसे कल आपने मेंस वाली क्लास में की ना, तो काफी कुछ लिखा था, लेकिन मतलब जैसे आप बस एक ही बात मेरे को समझ में आई, कीवर्ड्स। हम्म बस अब आगे से जो भी आंसर पकड़ना, क्वेश्चन के कीवर्ड्स उठाने और आंसर के। आपने जो मॉडल भेजे वो भी मैंने अभी देख के 5 मिनट में, हम्म। तो मतलब काफी कुछ फायदा तो बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, आज नहीं कल सही। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। और बस लगे रहिए, अपनी तरफ से हमको कमजोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम अपनी तरफ से कमजोरी कर देंगे तो ऊपर वाला हमसे पहले हताश हो जाएगा, है ना। वो कहेगा ये जब ये आदमी खुद ही सिंसियर नहीं है तो हम इसके लिए क्यों करें कुछ, है। पहले हम अपनी कोशिश कर लें, उसके बाद ऊपर वाले का नंबर बाद में आता है। खैर, हम बात कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट की, और हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं। आर्टिकल 63 टू आर्टिकल 71 इससे रिलेटेड है। बात करेंगे सबसे पहले हम आर्टिकल 63 की। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, और ये कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं वीपी लिख रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट है पूरा उसमें, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंदी इसकी बड़ी सिंपल है, मैं बता देता हूँ फिर से कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि उपराष्ट्रपति किस प्रकार का पद हो गया, एक संवैधानिक पद हो गया कि नहीं हो गया। वो सभी पद जिनका उल्लेख है संविधान में, वो सारे पद कैसे हो गए, संवैधानिक पद हो गए। तो उपराष्ट्रपति का पद भी एक संवैधानिक पद है। हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था तो प्रेसिडेंट में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रेसिडेंट है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का यस सर। प्रथम नागरिक होता है। और जो प्रेसिडेंट की वाइफ है वो देश की प्रथम महिला होती हैं। ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट है वो देश का द्वितीय नागरिक है, देश का
द्वितीय नागरिक है। यानी कि हमारे देश में एक सीक्वेंस है कि देश का पहला नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ नंबर पे कौन आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, प्रेसिडेंस या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, प्रेसिडेंट। है ना। ये प्रोटोकॉल के लिए है कि किसको किससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे देश का कौन है? प्रेसिडेंट। और नंबर दो पे कौन है इंपॉर्टेंट व्यक्ति? वाइस उपराष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। अब इसकी बात आई है तो हम इसको क्लियर हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस पे भी सवाल आते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये एक नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई किया गया था। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया था, जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी 26 जुलाई 1979 को, और बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में। और इसके हिसाब से आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे नाम है लेकिन मैं आपको केवल 11 बता रहा हूँ कि 11 उन्हीं में से अगर एग्जाम में अगर तो पूछ लिया जाएगा। तो नंबर 1 जो पहली प्रेसिडेंस में हमारे पास आता है वो आता है प्रेसिडेंट। इसका मतलब समझते हैं ना। नंबर 2 पे आता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। नंबर 3 पे आता है जो सबसे ताकतवर आदमी है, वो नंबर 3 पे आ गया, और वो है कौन? प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। नंबर 4 पे आता है गवर्नर, अपने राज्य में, है ना। गवर्नर हो गए तो अपने राज्य में हो गए, हमारे राज्य में थोड़ी ना हो। तो अपने राज्य में वो चौथे नंबर पे की प्रेसिडेंस पे आएगा। और अगर वो अपने राज्य से बाहर कहीं पर किसी और राज्य में जाएगा तो उसका जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होगा वो बदल जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, वो नंबर 8 पे आ जाएगा। यानी कि गवर्नर अपनी स्टेट में प्रेसिडेंस पे चौथे नंबर पे होता है, और अपनी स्टेट के बाहर कहीं और अगर वो है तो वो 8वें नंबर पे के प्रोटोकॉल पे रहता है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। गवर्नर के बाद हमारे पास आता है अगला, एक सेकेंड, 5वें नंबर पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। जैसे अब कुछ महीनों पहले तक जो रामनाथ कोविंद जो थे वो पहले नंबर पे थे, आज रामनाथ कोविंद का जो प्रेसिडेंस है वो किस नंबर पे है? 5वें। पूर्व राष्ट्रपति 5 5A ये अमेंडमेंट से डाला गया, और यहां पर आ जाते हैं उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी पीएम, उप प्रधानमंत्री। इनका संविधान में या बाकी जगहों पर कोई उल्लेख नहीं है, इस नाम के पद का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी राजनीतिक कारणों से उप प्रधानमंत्री के पद पर किसी न किसी को कभी कभी नियुक्त कर दिया जाता है। जिसका बिल्कुल रिसेंट जो नजदीकी इतिहास में उदाहरण है वो कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे, है ना। तो 5A। 6th नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लोकसभा के स्पीकर। ये दोनों 6th नंबर पर साथ साथ हैं। कई बार सवाल में आ जाता है कि इनमें से कौन ऊपर है कौन नीचे है, और सीजीआई और लोकसभा स्पीकर का नाम दे देते हैं। तो आप जान गए कि ये दोनों एक ही पर हैं। इनका लेवल ऑफ प्रेसिडेंस या इनका लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है? सेम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर दोनों ही छठे प्रेफरेंस पे आते हैं। ठीक, क्लियर? 7वें प्रेफरेंस पे आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर्स अपने राज्य में,
चीफ मिनिस्टर्स अपने राज्य में, और दूसरे राज्य में चीफ मिनिस्टर आएंगे 8वें नंबर पे। एक चीज क्लियर, यानी कि दूसरे राज्य में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ही 8वें में होंगे, और अपने राज्य के अंदर गवर्नर 4थी पोजीशन पर है और चीफ मिनिस्टर 7वीं पोजीशन पर है। कोई दिक्कत? नहीं जी सर। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भी 7वें नंबर पर आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भी 7वें नंबर पर आएंगे, और साथ ही साथ 7वें नंबर पर ही आएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, और 7वें नंबर पर ही आएंगे लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो भी 7वें नंबर पर ही आएंगे। कोई समस्या यहां तक? 7A इसको भी अमेंडमेंट से डाला गया है। भारत रत्न के विजेता जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर, इनका ऑर्डर ऑफ सर प्रेसिडेंस क्या है? ये 7वें नंबर पर लास्ट में क्या है सर? LOP। ए 7वें नंबर पे लास्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता लोकसभा और राज्यसभा में। अभी विपक्ष का नेता लोकसभा में कौन है? कांग्रेस की सर? एक ही होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे। और वहां पे राज्यसभा में अधीर रंजन। अधीर रंजन, अधीर रंजन चौधरी। मुझे कंफर्म नहीं है, आप पता करके बताइएगा, मुझे वास्तव में कंफर्म नहीं है। ठीक है 7A। अच्छा मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोगों को? राज्यसभा में है सर। मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे सर। या सर हम्म। राज्यसभा में है मुझे लग रहा है, लोकसभा में कोई और है। लोकसभा में शायद सर कुछ ऐसा था ना कि कुछ नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में के तो लिए अभी वैकेंट है। सर ऐसा ही है, पिछले हाँ। 2 इलेक्शन से शायद 10% होना चाहिए ना, 10% किसी के पास सीटें ही नहीं है। यस सर। तो लोकसभा में वैकेंट है sir. क्योंकि 10% सीटें ही किसी में नहीं है, और वहां गुड पर इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ सर, कौन सा टॉपिक चल रहा है सर? अभी यही वाइस प्रेसिडेंट चल रहा है जी। सर रिपोर्ट मिल सर गई? कितना छोड़ना पड़ेगा कितना हो? बस अभी देखिए इतना है, मैं आपको बता देता हूँ। 10 लाइन 10 लाइन 10 लाइन। आधा पेज छोड़ दीजिए सर। सर एक बार ओके वो सर। बता दीजिए अमेंडमेंट कब हुआ था? 2019 में। पवन जी रिपोर्ट सर आ एक गई? मिनट हाँ हाँ मैं कर देता हूँ। जी सर। आ गई ना? जी सर उसमें कुछ नहीं निकला है, सब कुछ सही है। हाँ वो शॉक होगा थोड़ा सा, आपको लग गया होगा ज्यादा, इस वजह से हो रहा होगा। चलिए अच्छी बात जी है, सर। खुशी की बात है कि कुछ नहीं निकला। सर है नहीं, लेकिन सर बंद नहीं हो रहा है, बस दिक्कत यही बात का है, कुछ निकला तो कुछ नहीं, वो झंझनाहट बंद नहीं हो रहा है। कान में आवाज आती होगी ना?
बस सर जैसे लग रहा है कि कोई वाइब्रेटर। हाँ जी, आगे बढ़ाऊं इसको। सर ये जो 26/7/1979 को जारी किया गया था उसी का अमेंडमेंट है ना, हाँ जी, हाँ 2019 जी, में हाँ हुआ जी, हाँ जी, इसी टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में 2019 में अमेंडमेंट किया गया। था? यस सर, आगे सर। भारत रत्न के विजेता 7A में आएंगे और 8वें में आते हैं हमारे, जैसे मैंने बताया, गवर्नर और सीएम दूसरे राज्य में। जैसे योगी आदित्यनाथ किसी और राज्य में जाएंगे तो उनको प्रेसिडेंस नंबर 8 के हिसाब से प्रोटोकॉल दिया जाएगा और अपने राज्य में उनको 7 के हिसाब से दिया जाएगा। 8 में ही आते हैं विदेशी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। बहुत पहले एक क्लास में मैंने आपको एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में अंतर बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा। सर ठीक है, जो हाँ बताइए। यस सर, जो मेन होते हैं मतलब जैसे वहाँ पे भेजे जाते हैं जो उस जगह पे, तो और जो उसके अलावा जो उसके अंडर में जो छोटे छोटे होते हैं मतलब उनसे हाँ, नीचे थोड़ी वो पोस्ट पर। कॉन्सुलेट होते हैं, वो कॉन्सुलेट होते हैं। यस सर। हाई कमिश्नर वो एम्बेसडर्स होते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज से रिलेटेड CI हैं, कॉमनवेल्थ, यस सर। है ना। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वाले को हाई कमिश्नर बोलते हैं, बाकी कंट्रीज वाले को एम्बेसडर बोलते हैं, और बाकी जो छोटे छोटे इलाकों में पहुंच गए उनको कॉन्सुलेट बोलते हैं। सर एम्बेसडर फिर राजदूत कहे हम्म, जाएंगे। बिल्कुल, राजदूत कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे हो गए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो 6th पोजीशन पर है, और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस जो है वो किस पोजीशन पर है, 9th पोजीशन पर है। 9A में हमारे पास आते हैं यूपीएससी का चेयरमैन। यूपीएससी का चेयरमैन आएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे, और हेलो सर। हाँ जी गौतम जी बोलिए। सर जैसे ये 6ठे नंबर पर तो इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गया, हाँ, लेकिन ये 9वें नंबर में भी आएगा क्या? नहीं मतलब नहीं, या फिर उसके 9वें में अलावा नहीं आएगा? बाकी जजेस आएंगे, वो थोड़ी ना आएगा, यस। अदर देन ओके चीफ सर। जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यस। और 6ठे नंबर पे ओके सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और कौन है, लोकसभा का लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा के सर। यस सर। ठीक, 9A में यूपीएससी चेयरमैन हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, और कैग हो गया। 10वें नंबर पर आ गया हमारे पास राज्यसभा का उपसभापति। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लोकसभा है, ये राज्यसभा है, लोकसभा में होता है स्पीकर और लोकसभा में होता है डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में स्पीकर की जगह पर होता है सभापति, और डिप्टी स्पीकर की जगह पर होता है उपसभापति, है ना, होता है कि नहीं होता है। लोकसभा का स्पीकर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आ रहा है हमारा 6ठे नंबर पे, राज्यसभा का उपसभापति आ रहा है 10वें नंबर पे। ये कहाँ चला गया, राज्यसभा का सभापति तो किसी उपराष्ट्रपति। हाँ ये तो सर बिल्कुल, दूसरे नंबर पर है ना, तो उपराष्ट्रपति। ये किस उपराष्ट्रपति है ना नंबर सर। पर है, ये 2 नंबर पर है, सेकंड उपराष्ट्रपति है। बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा, तो राज्यसभा का उपसभापति या यहाँ पर आएगा, लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर आएगा 10वें नंबर पे। नीति आयोग के मेंबर्स, नीति आयोग का चेयरमैन हम लोगों ने देखा था कि नीति आयोग का चेयरमैन नंबर 7 पे आ रहा है, लेकिन चेयरमैन के अलावा जो बाकी मेंबर्स नीति आयोग होंगे वो नंबर 10 में आएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर पे राज्यसभा का उपसभापति,
लोकसभा का डिप्टी स्पीकर और लोकसभा और साथ ही साथ नीति आयोग के मेंबर्स, और अगर किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री भी 10 नंबर पे आएंगे। एक और देख लेते हैं बस, नंबर 11। 11 में आपका आएगा कैबिनेट सेक्रेटरी। आईएएस में सबसे ऊंची पोस्ट जहां पर कोई व्यक्ति जा सकता है वो ये पोस्ट होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी की यूनियन। ये आता है। इसके अलावा हमारे पास अटॉर्नी जनरल आते हैं और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज के एलजी आएंगे 11वें नंबर पे। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। कभी कभार पूछ लेता है, ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा इनमें से सबसे ऊपर आएगा। कभी कभार पूछ लेता है कि 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पे कौन है। तो इसको ठीक से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हेलो सर, हाँ जी, 7 नंबर दिखाना। 7 सर नंबर देख लीजिए। सर ये 10 नंबर का एक बार जरा ओपन कर दीजिए सर। कौन सा वाला प्रविनेश जी? सर ये 10 नंबर का जैसे राज्यसभा को उपसभापति आपने लिखा है, उसके बाद नीचे ये लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का सर आप। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ ओके उप सभापति ना सर, हाँ जी, हाँ जी। और प्लस नीति आयोग का क्या? नीति आयोग के सदस्य। ठीक, आप लोगों ने सर नीति आयोग की। नंदिनी जी आप लोगों ने नोट किया है ना? यस यस सर। सर। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहले नंबर पर है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर आएगा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पर आएगा प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर आएगा राज्यों के राज्यपाल अपने खुद के राज्यों में। लेकिन दूसरे राज्यों में जो राज्य का राज्यपाल होगा उसका नंबर हो जाएगा 8, 8वां। है ना। 5वें लेवल पे आता है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5A में आएंगे हमारे उप प्रधानमंत्री। 6ठे नंबर पर आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ लोकसभा का स्पीकर। 7वें नंबर पे आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन के। राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के हिसाब से 7वें नंबर पर आएंगे। किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो उनको 8वें नंबर की प्रोटोकॉल मिलेगी। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन आएंगे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री आएंगे। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी आपके 7वें नंबर पे आएंगे। 7A में आते हैं आपके भारत रत्न के विजेता। 8 नंबर पे आते हैं एम्बेसडर यानी कि राजदूत, हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त, और साथ ही साथ दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों में राज्यपाल। क्लियर यहां तक? 9 नंबर पर यस सर। आएंगे चीफ जस्टिस के अलावा बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज 9 नंबर पर। 9A में आएंगे हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 10 नंबर पर आएगा राज्यसभा का उपसभापति, उप मुख्यमंत्री राज्यों के, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर और नीति आयोग के सदस्य। ठीक है। 10 नंबर पे एक और आएगा राज्यों के मंत्री। राज्यों के मंत्री भी 10 नंबर पर आएंगे। राज्यों के मंत्री 10 नंबर पे भी में ही आएंगे। 11वें नंबर पर आएगा आपका कैबिनेट सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल यानी कि LG। क्लियर ये? यस सर। अब हम लोग वापस आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज देख ली, और हम लोगों ने देखा था आर्टिकल नंबर 63 की देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो लिया है वो प्रेरित है अमेरिका के उपराष्ट्रपति से,
लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद में और भारत के उपराष्ट्रपति के पद में एक अंतर है, जो हम लोगों ने तब डिस्कस किया था जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे। क्या आपको याद है क्या अंतर है? अमेरिका में केवल 2 बार बन सकता है ना 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 प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, उपराष्ट्रपति के बारे में बात की थी हम लोगों ने जब हम लोग वैकेंसी पढ़ रहे थे, तब बात की थी। और मैंने ये बताया था, मैं बता देता हूँ, मैंने ये बताया था कि अमेरिका में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो, और भारत में भी अगर राष्ट्रपति की मृत्यु या किसी और एबनॉर्मल परिस्थिति की वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। बताया था ना मैंने। सर याद आ गया। भारत में जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदों का निर्वहन वो केवल अधिकतम 6 महीने के लिए करेगा, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता। जबकि अमेरिका में क्या है, हाँ, अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट बन जाएगा और जो प्रेसिडेंट था उसके बचे हुए कार्यकाल को वो पूरा करेगा। क्लियर? ये मुख्य अंतर है अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद में और भारत के उपराष्ट्रपति के पद में। क्या अब ये बात याद रहेगी आप लोगों को? यस सर। ठीक है, Yes, गौतम जी मुझे रिपीट कर दीजिए मैंने क्या बताया है। सर अमेरिका का राष्ट्रपति ये है, मतलब उपराष्ट्रपति की ये है कि अगर जो उनका राष्ट्रपति मतलब मर वगैरह जाए तो ये उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल को पूरा करेगा, और भारत में मतलब बस 6 महीने तक रह सकता है। हाँ, भारत में केवल वो वैकेंसी फिल करेगा, जब तक नया नहीं आ जाएगा तब तक पद पर रहेगा। अधिकतम कितने महीने के लिए? 6 महीने। हाँ 6 महीने के लिए। ठीक है, ये अंतर आपको समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो देख लिया, अब हम इनके इलेक्शन की बात करते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में बात की थी और हम लोगों ने कहा था राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है और सीक्रेट बैलेट से होता है। याद है आप लोगों को ना? वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का भी क्या होगा, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा और सीक्रेट बैलेट से होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों में आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि हम लोगों ने इनको डिस्कस किया है बहुत डिटेल कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। आप लोगों को ये दोनों चीजें क्लियर है ना, सभी लोगों को? सर ये वाला बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए, प्रोपोर्शनेट वाला, बाकी सब तो क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं, एकल वो है क्या, एकल ऐसा कुछ करके है? ये एकल वाला है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला है। हो गया सर, हो गया आ गया ना? थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। तो यही चीज वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी ली जाएगी। और अगर हम इसको ठीक से देखें तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 66, जो बात करता है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की। आर्टिकल नंबर 66 का क्लॉज 1 है जो ये कहता है कि राष्ट्रपति का होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस मतलब की बातें लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत से होगा और सीक्रेट बैलेट यानी कि गुप्त मतदान के द्वारा होगा। ये हमारा आर्टिकल 66 का क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 66 का क्लॉज 1 ही इसके इलेक्टोरल कॉलेज की बात भी करता है, यानी कि निर्वाचक मंडल की बात भी करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल थे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यही तो थे कि कोई और भी था? नहीं सर, बस यही। हाँ, यही यही थे। थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 66 का क्लॉज 1 कहता है कि इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चयन किया जाएगा। वो सदस्य चाहे निर्वाचित हो चाहे नामित हो। ठीक, तो अगर आपसे अंतर पूछा जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या अंतर है, तो क्या आप बता लेंगे? सर राष्ट्रपति के इलेक्शन में नामित सदस्य भाग नहीं लेंगे, नामित उपराष्ट्रपति के में। हाँ, उपराष्ट्रपति में लेंगे, प्लस उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो केवल संसद तक सीमित है, राज्यों तक नहीं जाएगा। राज्य विधानसभा के कोई भी सदस्य यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बात जो कही गई है आर्टिकल 66 क्लॉज 1 में कही गई है, ये दोनों बातें। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो क्या 66(1) में ही ये कहा गया है हाँ, ये क्लॉज कि राज्यसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नंदिनी जी फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? सर ये 66(1) में ही ये लिखा हुआ है क्या कि राज्यों के विधानमंडल के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, members of an electoral college consisting of the members of both houses of parliament, ये लिखा हुआ है। तो बस इतना ही ना? हाँ, ठीक है। ठीक। यानी कि हिंदी में मैं बता दूं कि आर्टिकल 66 क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे, बस इतना लिखा हुआ है। यानी कि बाकी लोग शामिल नहीं होंगे, ये अंडरस्टूड है। किसी को समस्या इस बात में? नहीं सर, मुझे लगा कि वो उसमें लिखा हुआ है नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और। बाकी सबको क्लियर? नंदिनी जी क्लियर है ना? और बाकी लोगों को भी क्लियर है पॉइंट? क्लियर है। जी सर, ठीक है। इसी का 66 का क्लॉज 2 हमसे कहता है, 66 का क्लॉज 2 हमसे कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है shall not be member of either house of parliament or of a house of state legislature। मतलब ये हुआ, स्क्रीन सबको शो हो रही ना आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, स्क्रीन दिख रही है। सलमा जी डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करिए तो शायद दिख सके। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का और स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों के सदनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, है ना? तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं तो बताइएगा ये सही है गलत। पहले मुझे ये बता दीजिए 66 क्लॉज 2 की इतनी सी बात जो लिखी ये आपको समझ में आ गई है? नहीं सर, एक बार फिर से बताइए। ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ वो किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का सदस्य होगा ना राज्यसभा का सदस्य होगा, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट ना तो किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होगा और ना ही किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको क्लियर है ये?
जी सर। अब मैं एक आपसे एक लाइन बोल रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं सच बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक, कोई भी संसद का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या राज्य का विधायक अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। गलत बोल रहे हैं सर लड़ सकता है। लड़ सकता है, बाद लड़ में सकता रिजाइन है कर सर, देगा। और हाँ और ये तुरंत तुरंत जैसे ही वो हो ज्वाइन जाएगा। कर लेगा वो ऑटोमेटिक ही यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वाइस प्रेसिडेंट नहीं, लेकिन अभी तो वो लड़ रहा है ना, अभी कहाँ वो वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद उसको नहीं होना है। तो ये आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग बस समझ जाइए कि अगर ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य है या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है और अगर वो उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो जाता है, तो जैसे ही वो उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपनी संसद की सदस्यता से या राज्य विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि उसका पद ऑटोमेटिकली वेकेट मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या इस बात को लिखने की जरूरत है मुझे कि आप समझ गए? नहीं सर, समझ में आ गया। सब लोग समझ गए ना? जी सर। ठीक है, तो ये बात जो है ये भी किसमें कही गई है? आर्टिकल 66 क्लॉज 2 में ही कही गई है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल भले ही अलग हो, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की जो प्रक्रिया है क्या वो सेम है या उसमें भी अंतर है? सेम है सर। सेम है। सेम है सर, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा देखिए इसमें ये कम भी, लोग भाग लेंगे बस। हाँ, निर्वाचक मंडल का अंतर है, लेकिन बाकी देखिए प्रक्रिया सेम है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर भी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पर भी है, और सीक्रेट बैटल, सॉरी बैटल नहीं, सीक्रेट बैलेट, बैटल तो खैर होती ही है, कौन बना ले जाएगा अपना, सीक्रेट बैलेट यहाँ पर भी। अभी कौन उपराष्ट्रपति है हमारे देश का? जगदीप जगदीप धनखड़ सर। हाँ, ये कहाँ के राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने के पहले? वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही, वेरी गुड। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? नो सर। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्या देखा? इलेक्शन देखा, इलेक्टोरल कॉलेज देखा। अब हम लोग यहाँ पर अगला आर्टिकल देख लेते हैं जो इससे ही संबंधित है, और वो है आर्टिकल नंबर 71। आर्टिकल नंबर 71 बेसिकली विवादों की बात करता है। आर्टिकल नंबर 71 का पहला क्लॉज यानी कि 71 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई डिस्प्यूट या विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जो जांच होगी और उसका जो निर्णय होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। वैसे आर्टिकल 71 क्लॉज 1 प्रेसिडेंट के ऊपर भी लागू होता है, तो मैं कंबाइन करके लिख देता हूं कि यदि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इसका जो निराकरण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। यानी कि जो उसने कह दिया वो कह दिया, है ना? बाहुबली में नहीं था मेरा वचन ही है शासन, तो वैसे ही ये भी है, उसने कह दिया तो बस यही मानोगे और इसके अलावा आगे कोई भी आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। उसने कह दिया चुनाव सही है तो चुनाव सही है, उसने कह दिया चुनाव गलत है तो चुनाव गलत है। समझ गए मेरी बात को? तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का जो डिस्प्यूट होगा उसका निराकरण इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा और सभी को मान्य होगा। डिसीजन शैल बी फाइनल। अब वही एग्जाम्पल जो हम लोगों ने प्रेसिडेंट के समय में लिया था
कि अगर एक प्रेसिडेंट है उसका नियुक्त। सर हाँ जी बोलिए। सर क्या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होता है? वो भी तो अंतिम नहीं होता है। हाँ लेकिन यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई है ही नहीं ना, इसलिए अंतिम है जी ना। जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है, इसलिए वो अंतिम है। और बाकी सभी जगहों पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन तो बचा रहता है ना, सुप्रीम कोर्ट जी का जी जुरिडिक्शन तो बचा रहेगा। अच्छा, तो हाँ हम लोग बात कर रहे थे प्रेसिडेंट का की नियुक्ति हो जाती है। हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को, रिजल्ट आता है फॉर एग्जांपल 5 जनवरी को, और उसके बाद कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, लेकिन इसी बीच 6 जनवरी को जो प्रेसिडेंट है वो अपनी शपथ ले लेता है और फिर यहाँ पर मुकदमा वगैरह सुप्रीम कोर्ट चलाता रहता है। और 2 महीने के बाद यानी कि मान लिया हम लोगों ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि ये चुनाव कैसा था, अवैध था। तो ये जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है, अब इस निर्णय के बाद क्या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे? नहीं सर। नहीं रहेंगे। नहीं। लेकिन ये 2 महीने में इसने बहुत सारे काम कर दिए, इन कामों का क्या होगा? फिर वो वो वैलिड बने नहीं रहेंगे वैलिड। वो बने रहेंगे। और मैंने इसका कारण बताया था आपको कि क्यों बने रहेंगे, क्योंकि ये काम तो प्रेसिडेंट कर ही नहीं रहा है, प्रेसिडेंट ये तो काउंसिल ऑफ उन्होंने मिनिस्टर करवा पर्सनल रहा है। कैपेसिटी में नहीं किया है। हाँ, यस सर। है ना? यही चीज लागू होती है वाइस प्रेसिडेंट के केस में, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर अवैध घोषित कर दिया जाता है और उसको पद छोड़ने को कहा जाता है, तो इस बीच में उसके द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों की वैलिडिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो काम वैसे ही वैलिड माने जाएंगे। कौन कह रहा है? आर्टिकल 71 क्लॉज 2 कह रहा है। ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिख लेंगे ना, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, लिख लिया? हो गया सर। हाँ जी अरविंद जी, जी सर। लिख लिया ना? जी सर लिख लिया। बताइए क्या लिखा है। लिखा है सर कि यदि किसी विवाद के चलते उपराष्ट्रपति को अवैध मानते हुए हटा दिया जाता है तो उसके द्वारा जो भी पद पर रहते समय जो काम किए गए थे वो सारे वैलिड माने जाएंगे। हाँ, इसको ऐसे लिखिए ना कि अगर चुनाव में किसी विवाद के संबंध में निर्णय देकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके चयन को, उसके नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया है, तो इस बीच में उसके द्वारा जो काम किए गए हैं वो सारे काम वैलिडेटेड रहेंगे, उनको वैध माना जाएगा। ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया ना ऐसे ही? यस सर सर। मैंने भी लिखा। हाँ, नंदिनी जी, उपराष्ट्रपति सर हाँ सर बोलूं? बोलिए। सर चुनाव में विवाद होने पर उपराष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उक्त अवधि में उसके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, सब लोगों को क्लियर हो गया ना ये पॉइंट? संगीता जी आपको क्लियर है? सर मैंने तो बड़ी शॉर्ट में लिखा है, पता नहीं। बताइए पवन जी क्या लिखा है शॉर्ट में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित किए जाने तक किए जाने पर, उपराष्ट्रपति के रूप हाँ हाँ ठीक है, बोलते रहिए बोलते रहिए। उपराष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य वैध माना जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। सर जैसे मान लिया जैसे बीच में भी हट जाते हैं, मान लिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो भी तो उनके कार्य सब वैलिड माने जाएंगे। हाँ, तो बीच में तो हट गए, वो तो अपना नॉर्मल तरीके से हटे, लेकिन यहाँ पर तो अवैध होने की वजह से हटे कि आपका चयन ही गलत तरीके से हुआ। तो जनरली जी ये जी होता है कि गलत तरीके से चयनित होने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य भी अवैध जनरली माने जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर नहीं माना जाएगा, है ना। तो सर ये क्या होगा, जैसे शपथ ग्रहण कर लेंगे और जैसे 1 महीने इन्होंने कार्यकाल चला लिया और किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कर दिया कि इनका चुनाव जो हुआ था वो अवैध तरीके से हुआ था, तो होगा, या जब ये शपथ ग्रहण करेंगे उनसे पहले ही ये सब काम हो जाएगा अवैध वाला? पद पर आने के बाद ही तो काम करेंगे, और पद पर आएंगे तब, जब शपथ ग्रहण करेंगे उसके पहले कहाँ पद पर आ पाएंगे, है ना। तो पद पर जब आएंगे उसके लिए शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो सब पद पर माने जाएंगे और तभी उनके द्वारा काम किए जाएंगे, उसके पहले तो वो पद पर ही अच्छा, नहीं है। और उसी में अगर किसी ने वो लिंक कर मतलब वो कर दिया कि ये इनका चुनाव वो हुआ था और वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अगर चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में केवल चले जाने से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और जांच करने के बाद निर्णय देगा, और सुप्रीम कोर्ट जी। निर्णय में ये जब कह देगा कि हाँ इनका जो चुनाव था वो सही नहीं था और इनकी जो नियुक्ति है वो रद्द की जाती है, तो फिर उस केस में ये वाला पॉइंट अराइज होगा। ऐसा अभी तो हुआ नहीं होगा ना सर कभी? ना अभी नहीं, आगे भी नहीं होगा। हाँ उम्मीद तो ऐसा ही है कि ऐसा ही रहे, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र जिंदा रहे। अच्छा आगे चलें। तो 71 क्लॉज 2 था ये, और 71 क्लॉज 2 भी देख लिया क्योंकि इससे लिंक था आर्टिकल 66 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के साथ ये लिंक था। अगला हमारे पास आ जाता है कि एक राष्ट्रपति की उपराष्ट्र, हाँ जी। तो आपने 71 क्लॉज 1 में ये बताया था ना, राष्ट्र से 71 में क्या है फिर मतलब? 71 में ये है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका जो निराकरण होगा, उसका जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। और 71 तो ये 71 क्लॉज 1 में था ना? हाँ ये तो 71 क्लॉज 1 में है। हाँ क्या कंफ्यूजन है? 71 फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं क्लियर आई, क्या बोल रही हैं आप? 71 में क्या है फिर? 71 में ही तो क्लॉजेज है ना, 71 में क्लॉजेज है, 71 क्लॉज 1, 71 क्लॉज यस है ना। तो मुझे लगा ना 71 में भी कुछ होगा और फिर उसके बाद 71 का नहीं, क्लॉज नहीं। 1। ठीक है, अच्छा क्लियर है ना, आप आगे बढ़े। यस हाँ। अब हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशंस कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्वालिफिकेशन भी हमको बताता है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 का क्लॉज 3 बताता है। आर्टिकल 66 का क्लॉज 1 हम लोगों ने देखा था और क्लॉज 2 देखा था जो कि इलेक्शन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 66 का क्लॉज 3 बताता है क्वालिफिकेशन, और ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि वह व्यक्ति होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर भी वही वाली बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से है या नहीं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि कम से कम 35 वर्ष का हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता इसलिए इसके लिए रखी गई क्योंकि राज्यसभा का ही सभापति होगा, और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता जरूरी है। क्यों जरूरी है, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सदस्य की आयु तो 30 वर्ष होती है ना शायद? हाँ यहाँ पर लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो आयु की लिमिट है वो कितनी लिमिट है, 35 वर्ष। अगली चीज, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है देखा है हम लोगों ने, इसके एक्सेप्शंस क्या माने गए हैं वो भी हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर है, किसी राज्य के गवर्नर के पद पर है, किसी राज्य
में मंत्री के पद पर है या केंद्र में मंत्री के पद पर है तो उसको इन चुनावों के लिए लाभ का पद नहीं माना जाएगा। उन पदों पर रहते हुए इन पर चुनावों को वो लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उसको त्यागपत्र देना होगा। ये वाली बात हम लोग प्रेसिडेंट में देख चुके हैं, तो सेम है। तो इसमें हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये क्वालिफिकेशन थी किसकी? उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये क्वालिफिकेशन थी। क्या? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल कम से कम उम्र हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। इसके एक्सेप्शंस वगैरह हम लोग सब जानते हैं। अब ये चुनाव देख लिया हम लोगों ने, क्वालिफिकेशन देख ली और चुनाव हो भी गया। और चुनाव होने के बाद एक जो व्यक्ति है वो जीत गया चुनाव, और चुनाव जीतने के बाद वो उपराष्ट्रपति के पद पर आने के लिए एक फॉर्मेलिटी केवल बचती है, और वो है हमारे पास शपथ, यानी कि ओथ। उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दे के रखी गई है आर्टिकल 69 में। शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा। सर इसमें भी प्रस्तावक और वो की जरूरत पड़ती है, कितने लोगों की? इसमें 20 इलेक्टर्स, हाँ मैं भी बताता हूं उसको। इसमें 20 लोगों की जरूरत पड़ती है, सेकेंडर्स, और 20 की प्रपोजर्स की जरूरत पड़ती है। 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स, जो कि संसद के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, यहां पर भी जमानत राशि है जो कि है 15,000। ठीक है, और कितने में सर? जब 1/6, 1/6। हाँ जी, सर ये संसद के सदस्य लोकसभा या राज्यसभा कोई सा दोनों भी में हो? से किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है। जो इसके चुनाव में वोट डालने के अधिकारी हैं उनमें से कोई भी हो। तो 20 प्रपोजर्स, 20 सेकेंडर्स, यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, जमानत राशि 15,000 जो आरबीआई में जमा होगी। क्लियर? तो शपथ की बात हम लोग कर रहे थे। शपथ उसको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति दिलवाएगा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति किसी दूसरे व्यक्ति को निर्धारित करेगा और वो इसको शपथ दिलवाएगा। वो कोई भी हो सकता है। शपथ का प्रारूप जो दे के रखा गया है वो किसमें दे के रखा गया है? शेड्यूल डी में नहीं दे के रखा गया है, इसी में दे के रखा गया, आर्टिकल 69 में ही। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना कि शेड्यूल 3 में कौन कौन से लोगों की शपथ का प्रारूप है। इसका नाम नहीं था, राष्ट्रपति का नाम था। आप लोगों को अब तक तो याद हो गया होगा कि इसमें किन किन, हम लोगों ने 4-5 बार रिवाइज किया है उसको। आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा कि शेड्यूल 3 में किन किन लोगों की शपथ के प्रारूप है। याद है ना? यस जी सर। चलिए पूछेंगे किसी दिन और, आज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शपथ का जो प्रारूप है वो भी आर्टिकल 69 में देके रखा गया। मैं केवल आपको बोल के बता देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं। ये शपथ है कि आई, जो भी नाम है वो, जैसे जगदीप धनखड़, आई जगदीप धनखड़ do swear in the name of God that I will bear true faith and alliance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। यानी कि दो बातें, कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, और दूसरी शपथ में ये बात है कि मैं अपने पद से संबंधित दायित्वों का उचित प्रकार से निर्वहन करूंगा। तो पद और दायित्व के निर्वहन से संबंधित यहाँ पर, और संविधान के से संबद्ध और संविधान पर श्रद्धा रखने से संबंधित शपथ यहाँ पर ली जाती है। अब अगर कोई नास्तिक है जिसको भगवान के नाम से दिक्कत है, उसके लिए क्या हो गया? सोलेमली अफर्म। ठीक है, वो भगवान का नाम ना ले, सोलेमली अफर्म कह के वो काम चला सकता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी मुझे लग रहा है। ये भी सर गोपनीयता की शपथ नहीं लेंगे ना नहीं, सर? गोपनीयता की शपथ केवल मंत्री लेंगे, बिल्कुल कसम खा केवल ली मंत्री। बात की आपने, आप सब लोग। Yes, sir. ठीक है, अब इनकी ऑफिस की, इनके पद की सेवा शर्तें क्या हैं? तो पद की सेवा शर्तें, उपराष्ट्रपति भवन का प्रयोग करेंगे ये लोग, साथ ही लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं या किसी और पद पर हैं, तो अपने पद को उपराष्ट्रपति के पद पर आते ही क्या कर देंगे? त्याग देंगे, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। ये इतनी सी इनकी कंडीशंस ऑफ ऑफिस है। ठीक, अब इसका कार्यकाल देखा जाए अगर उपराष्ट्रपति का, तो वहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कार्यकाल। बहुत तेज तो नहीं जा रहे हैं ना? और आर्टिकल क्या था? इसका कोई आर्टिकल नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल 66 में देख चुके हैं ना, आर्टिकल 66 से ही है रिलेटेड। तेज तो नहीं जा रहे हैं? नहीं सर। नहीं सर। सब दिमाग में जा रहा है, हजम हो रहा है सब? यस सर। चलिए, अब इनका कार्यकाल। मुझे एक बात बताइए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 साल। 6 साल। सवाल ठीक से सुनिए। 2-2 साल वो सदस्य का होता है। राज्यसभा के सदस्य का रहता है। अब मैंने पूछा राज्यसभा, निरंतर है ये। पर परमानेंट होता है। हाँ, राज्यसभा के मेंबर का कितना होता है? इसका जवाब होगा 6 साल। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसी राज्यसभा का चेयरमैन है, इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। और क्योंकि ये एक ऐसे सदन का चेयरमैन है जिसका ये मेंबर नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन या पदेन सभापति। ठीक है, क्योंकि मेंबर ही नहीं है, बाहर ही है ये, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ इसका राज्यसभा का। या राज्यसभा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया संविधान में, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला गया है, हम लोग अपनी भाषा में राज्यसभा बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल है वो बताया गया है आर्टिकल नंबर 67 में। आर्टिकल नंबर 67 नीचे कर लें इसको। जी सर। कार्यकाल बताया गया है आर्टिकल नंबर 67 में, और आर्टिकल नंबर 67 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his ऑफिस। आर्टिकल 67 कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो होगा कार्यकाल वो 5 वर्ष का होगा, जो उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन वो अपने पद पर आता है। यानी कि पद पर आने की तिथि से 5 वर्ष तक का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल माना जाता है। कोई समस्या यहाँ पर? इसी का क्लॉज
ए है नीचे, जो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन कर सकता है। और रिजाइन किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल राष्ट्रपति 67 का क्लॉज ए कह रहा है कि अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित पत्र के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है। बी, क्लॉज बी कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अच्छा, यहां पर तो अपनी मर्जी से जा रहा है, यहां पर हटाया जा रहा है। कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा में प्रस्ताव से। और ये राज्यसभा में जो प्रस्ताव आएगा, ये प्रस्ताव फुल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। यानी कि 100% वोटिंग इसके हटाने के लिए होनी चाहिए राज्यसभा में। समझ गए मेरी बात को? ये सर पूर्ण बहुमत बोल सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल पूर्ण बहुमत बोल सकते हैं, फुल मेजॉरिटी, 100% मेजॉरिटी। और जब यहाँ पर 100% मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास हो जाएगा तो उसके बाद ये जाएगा लोकसभा में, और फिर लोकसभा में भी इसको पास होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि 50% प्लस से। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका क्या है? राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्यसभा का जो ये प्रस्ताव होगा वो राज्यसभा में 100% मतों से पास होना चाहिए। उसके बाद ये लोकसभा जाएगा, और लोकसभा में ये सिंपल मेजोरिटी से जब पास हो जाएगा तो लोग जो उपराष्ट्रपति है उसको अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। इसमें कोई समस्या? दो बातें यहाँ पर हैं। राज्यसभा में, हाँ बोलिए। राज्यसभा में सर अगर एक भी वोट अगेंस्ट में पड़ गया तो पास नहीं होगा? नहीं होगा, फुल मेजोरिटी चाहिए। साफ साफ लिखा है कि a vice president may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the council। all लिखा है, सभी। क्लॉज बी है, उसमें साफ साफ लिखा है all of the members। ठीक है, क्लियर? यानी कि इसको हटाने का जो प्रोसेस वो बहुत ज्यादा कठिन है। हम अपने घर में पूरी मेजोरिटी नहीं बना पाते हैं हम लोग, ये तो राज्यसभा में अलग अलग दलों के अलग अलग मानसिकता के लोग होंगे, तो कैसे 100% मेजोरिटी बने? तो बहुत ही कठिन प्रोसेस है। दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको इस प्रस्ताव के आने पर 14 दिन की नोटिस दी जानी जरूरी है। उसको 14 डेज की नोटिस दिए जाने के पर ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इसके बाद एक और चीज, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा और फिर लोकसभा में जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा में 50% कर लिया और फिर राज्यसभा में आके फुल मेजोरिटी कर रहे हैं, नहीं, उल्टी गंगा नहीं बहेगी। राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा में आप मोशन लेके आएंगे, राज्यसभा में 100% मेजोरिटी से पास होना चाहिए, फिर लोकसभा में जाके लोकसभा का अनुमोदन मिलेगा, 50% प्लस मेजोरिटी से वहां पर सामान्य बहुमत से पास होने के हो जाएगा, तब वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा हुआ मान दिया जाएगा। लेकिन 14 डेज की नोटिस जरूरी है। यहां तक क्लियर? इम्पीचमेंट नहीं है, इम्पीचमेंट जैसा है ना? ठीक है, तो इसको हम सामान्य भाषा में अभियोग बोल सकते हैं। इम्पीचमेंट ना बोलिएगा, नहीं, गलत होगा, ये इम्पीचमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस हाँ सर, इसका कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है? हाँ बिल्कुल 5 वर्ष होता है।
और इनके जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो ये मैनेज कैसे करते हैं? 1 साल वो नहीं रह जाता किसी? सदस्य सर होता नहीं है ना। उपराष्ट्रपति तो अभी मैंने बताया ना प्रविनेश जी, उपराष्ट्रपति तो सदस्य होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने ना। हाँ वो तो सर सही है, वो हाँ उससे चुन करके आता है वो सर, हाँ हाँ। लोकसभा का। हाँ वो तो क्लियर है 2 सर। साल पे क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या है ना, मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं, तो ये नियम है कि 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, तो प्रत्येक हर 2 साल में हो जाता है। हाँ 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, तो उस वजह से वो 6 साल का समय आ जाता है। अच्छा अच्छा, है ना, ठीक है। ठीक सर, ओके सर। नंदिनी जी, Yes, sir. हाँ देखेंगे इसको जब राज्यसभा में आएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि सदन तो परमानेंट है लेकिन मेंबरशिप परमानेंट नहीं है, तो इसलिए रिटायरमेंट जरूरी है। तो ये कहा गया कि हर 2 साल में इतने सदस्य रिटायर होते रहेंगे, तो उससे जो सिस्टम बना उसमें जो कार्यकाल आया वो एक सदस्य का वो 6 साल का आता है। ठीक है, जी सर। लॉजिकली पढ़ेंगे राज्यसभा में हम लोग जब इसको देखेंगे। खैर आगे यहाँ पर अगर देखें तो जैसे राष्ट्रपति अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अगले राष्ट्रपति के आने तक पद में बना रह सकता था, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी कार्यकाल समाप्त होने पर अगले के आने तक पद पर बना रहेगा। ये बात कह रहा है आर्टिकल 67 का क्लॉज सी। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? यस सर। तो ये था इनका कार्यकाल, और कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कार्यकाल कितना होता है, प्लस हम लोगों ने देखा कि वैकेंसीज कैसे होंगी। तो हम लोगों ने देखा वैकेंसीज 2 तरीके से हो रही हैं, या तो वो खुद अब उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, या वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, या उसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। ये 3 कैटेगरीज हम लोगों ने आर्टिकल 67 में देख ली उसके पद से हटने की। कार्यकाल पूरा होने पर हट जाएगा, इस्तीफा देने पर हट जाएगा, या उसको हटा दिया जाए तो हट जाएगा। है ना, और कौन कौन तरीके से हट सकता है? मर जाए तो हट जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाए तो हट जाएगा। तो अगर हट जाएगा तो नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो आएगा वो कैसे आएगा, यानी कि फिलिंग ऑफ वैकेंसी, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर उसे कैसे भरा जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त होने पर कैसे भरा जाएगा? तो भाई यहां पर आर्टिकल आता है 68, यानी कि 68, और ये कहता है कि वैकेंसी तो कई तरीके से हो सकती है, और हम लोगों ने राष्ट्रपति में एक तरीके से को देखा था कि वैकेंसी 2 तरीके से हो सकती है, एक नॉर्मल वैकेंसी और दूसरी कैसी? अब नॉर्मल वैकेंसी। नॉर्मल वैकेंसी कैसे? कार्यकाल पूरा होने पर, तो पद से खत्म हो गया उसका। दूसरा कैसे? रिजाइन कर दिया तो पद खाली हो गया। रिमूव कर दिया गया तो पद खाली हो गया। डेथ हो गई तो पद खाली हो गया। या डिस्क्वालीफाई कर गया, डिस्क्वालीफाई मतलब मेंटली अनस्टेबल हो गया, पागल हो गया उपराष्ट्रपति, या कोई लाभ का पद उसने पकड़ लिया, या कोई भी और वजह जिससे वो डिस्क्वालीफाई कर गया। ठीक है, तो उसका पद ये एबनॉर्मल वैकेंसी आ जाएगी। नॉर्मल वैकेंसी अगर होती है तो राष्ट्रपति के समय में क्या था कि उसके वैकेंसी पूरा होने के पहले ही, उसका कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव करवा लो। है ना, तो यहाँ पर क्या है,
कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव करवा लो और नया चुन लो। लेकिन अगर मान लिया उसका कार्यकाल पूरा हो गया है और चुनाव नहीं हो पाया है और उसके बाद चुनाव हो रहा है, तो हम जानते हैं क्या होगा। जब तक चुनाव नहीं होगा नए का और जब तक नया शपथ ग्रहण नहीं कर लेगा, तब तक पुराना वाला ही अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तब तक पुराना वाला ही अपने पद पर बना रहेगा। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है? सर राष्ट्रपति बनने के बाद कर दिया है शायद। हाँ सर, दिया है। 1969 में जाकिर हुसैन जब खत्म हो गए थे तो वीवी गिर ने सर त्यागपत्र दे दिया था राष्ट्रपति बनने के बाद में। हाँ, वीवी गिरी ने त्यागपत्र दिया था। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास रेजिग्नेशन का भी है। हाँ सर, वीवी गिरी वाला, वराहगिरी, वेंकटगिरी। रिमूवल किसी का तो अभी तक हुआ नहीं है। इतना गिरा हुआ इंसान कोई नहीं उपराष्ट्रपति बना। किसी की मौत हुई है पद पे? हाँ सर, कृष्णकांत तिवारी हैं सर। कृष्णकांत के हो गए थे सर। हाँ, कृष्णकांत। ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? तो ऐसा हो जाता है कि रिजाइन कर दिया, रिमूव कर दिया गया, मौत हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गया, तो फिर उस हट गया था मेरा। हाँ, सबका हट गया था प्रविनेश जी। वही 45 मिनट वाला सिस्टम है। मुझे बताइए, राष्ट्रपति के केस में कितने समय में चुनाव हो जाना चाहिए था? 6 महीने। 6 महीने के अंदर। यहाँ पर as soon as possible, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। बस ये कहा जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करवा, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी चुनाव करवा लेने हैं, ये कहता है आर्टिकल 68। ठीक है, नॉर्मल वैकेंसी वाली बात कही गई है आर्टिकल 68 क्लॉज 1 में, और एबनॉर्मल वैकेंसी वाली केस की बात कही गई आर्टिकल 68 क्लॉज 2 में। ठीक है, आर्टिकल 68 क्लॉज 1 और आर्टिकल 68 क्लॉज 2 में एबनॉर्मल वैकेंसी की बात की गई है। ठीक है, कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आपका चुनाव कर लें, और जो नया आएगा वो पूरे 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर। सर ये हाँ जी बोलिए। सर एज सून एज ये नॉर्मल में भी कि मतलब खत्म नहीं, हुआ नॉर्मल में तो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही करवा लेना है ना आपको। जी, ओके सर। हाँ, अब तब तक वो पद रिक्त रहेगा? इसका तो कोई वैसा काम ही नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई प्रोविजन हमारे संविधान में देके नहीं रखा गया है। ठीक है, ये तो बस ऐसा ही पद है। अगला हमारे पास है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में कुछ खास नहीं है। आर्टिकल 64 सिंपल सा ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। किसका? राज्यसभा का। ये कौन कहता है? आर्टिकल 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। और यही सेम बात एक और आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 89 क्लॉज 1। आर्टिकल 89 क्लॉज 1 और आर्टिकल 64 दोनों एक ही बात कहते हैं। आर्टिकल 64 और 89(1) कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ध्यान रखिएगा, 64 भी यही कह रहा है और 89 क्लॉज 1 भी यही बात कह रहा है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? दो में क्यों एक ही बात बोली गई है? हाँ, 64 में तो राष्ट्रपति के लिए बोली गई है और आर्टिकल 89 क्लॉज 1 बेसिकली बताता है
कि जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां पर आर्टिकल 89 आएगा, और आर्टिकल 89 प्रोविजन बताता है कि राज्यसभा का चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा। तो वहां पर यह बोला गया है कि राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो वो राज्यसभा के कंटेक्स्ट में आके वहां पर यही बात सेम मत दोहरा दी गई है। ठीक है। यस आर्टिकल 89 डील करता है सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वहां पर इसलिए वो बात दोबारा से आ गई है। ठीक है नंदिनी जी। यस क्लियर। एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, आर्टिकल 65। ठीक है, आर्टिकल 65 में हम लोगों ने देखा था कि इसमें कुछ खास नहीं है, ये आपको पता है पहले से। तो मैं इसको बोल देता हूं और आप इस बात को ऑलरेडी जानते हैं, आप कहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट एब्सेंट हो जाता है या प्रेसिडेंट किसी वजह से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के दायित्वों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति के द्वारा। ये बात कहता है आर्टिकल 1 कि प्रेसिडेंट की एब्सेंस या एबनॉर्मल वैकेंसी में वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट के दायित्वों का निर्वहन करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 65 का क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 61 क्लॉज 2 भी यही बात कहता है, और ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट जो है वो अनेबल है टू परफॉर्म ड्यूटी, यानी कि प्रेसिडेंट जिंदा है, पद पर भी है, लेकिन किसी बीमारी वगैरह वगैरह की वजह से या विदेश यात्रा की वजह से, एब्सेंस की वजह से निर्वहन नहीं कर पा रहा, एब्सेंस को यहाँ से हटा देते हैं, तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के कार्यों का निर्वहन करेगा, तब तक जब तक प्रेसिडेंट दोबारा से अपने कार्यों को खुद नहीं संभाल लेता है। ठीक। तीसरा कहता है, क्लॉज 365 का कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा होगा, तब उसे वही इम्यूनिटीज, ठीक है, वही वेतन, वही भत्ते और वही सुविधाएं मिलेंगी जो किसको मिलती हैं? प्रेसिडेंट को मिलती हैं। प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि वो किसके रूप में काम कर रहा है? प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है। तो प्रेसिडेंट को मिलने वाली सुविधाएं, प्रेसिडेंट को मिलने वाले वेतन, प्रेसिडेंट को मिलने वाले भत्ते, प्रेसिडेंट को मिलने वाली उन्मुक्तियां, ये सब वाइस प्रेसिडेंट को मिलेंगे, क्योंकि वो उस समय प्रेसिडेंट का लबादा ओढ़कर बैठा हुआ है। ये आर्टिकल 65 के क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 कहते हैं। तो समस्या? जैसे प्रेसिडेंट सर, हाँ बोलिए। सर प्रेसिडेंट अगर विदेश जाता है तो क्या हाँ। तब भी उपराष्ट्रपति ही उसके कामों को देखता है? बिल्कुल, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ही देखेगा उसके कामों को। तो उस टाइम से शपथ लेनी चाहिए थी। देखिए, दो बातें हैं। ठीक है, पहला है कि प्रेसिडेंट के यहाँ एबनॉर्मल वैकेंसी हो गई है तो शपथ लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट अगर अनेबल है या वो क्या बात है, बीमार है, और उस केस में वाइस प्रेसिडेंट के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले केस में देखा था कि उसको शपथ, कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो उसको शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट के दायित्वों। हाँ जी सर बता लीजिए आप। हाँ बोलिए। सर इस केस में भी जैसे विदेश गया है राष्ट्रपति, इस केस में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को देख रहा है। हाँ, तो इस केस में भी वो हाँ, इसके देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, अगर आप इस आर्टिकल को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। आर्टिकल 65 का क्लॉज 2 कह रहा है कि व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस,
owing to absence, illness, or any other cause, the vice president shall discharge his functions until the date on which the president resumes his office. ठीक, तो यहां पर देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा तो उसको शपथ लेनी पड़ेगी, यही तो मैंने बोला जी। ठीक। अभी मैंने आपको आर्टिकल 65 का क्लॉज 2 बताया, जहां पर मैंने बताया कि वो डिस्चार्ज कर रहा है उसके फंक्शंस को। अगर हम आर्टिकल 65 का क्लॉज 1 देखें तो उसको ध्यान से सुनिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो यहां पर लिखा हुआ है एक्ट एज प्रेसिडेंट और यहां पर लिखा हुआ है डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। जी। कुछ क्लैरिटी आई कि कहां पर शपथ लेनी पड़ेगी, कहां पर शपथ नहीं लेनी पड़ेगी? जी जी सर आर्टिकल 60 में भी तो दिया हुआ है सर। हाँ बिल्कुल, वहां पर भी दिया हुआ है। पवन जी ये बात समझ में आ गई? एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द हाँ, तो शब्द पे ध्यान देना है, एक्टिंग और डिस्चार्जिंग। यहां पर वो प्रेसिडेंट के पद पर चला जाता है टाइम बीइंग के लिए, यहां पर वो वाइस प्रेसिडेंट रहते। देखिए यहां पर प्रेसिडेंट का पद खाली नहीं हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में तो प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया है ना? जी। लेकिन क्या जी। पॉइंट नंबर 2 में प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ है? नहीं, केवल नहीं वो खाली हुआ। परफॉर्म नहीं कर पा रहा हाँ, ड्यूटी। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट अपने वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उसके दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, वो प्रेसिडेंट बन नहीं गया। जी जी ठीक है ना? जी सर, क्लियर है। क्लियर? ठीक है। बाकी सबको क्लियर? अतुल जी यही तो है ना? जी एक्टिंग और डिस्चार्जिंग, मेरे ख्याल से ये अच्छा आपने पॉइंट उठाया था। सबको समझ में आ गया ये मतलब? ये यस सर। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने देख ली कि प्रेसिडेंट के जगह पर जब वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा होगा, दोनों केसेस में, जब वो उसके बिहाफ पर एक्ट, जब एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा होगा तब भी, और जब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा होगा तब भी उसको वही सब सुविधाएं और इम्यूनिटीज और वेतन और भत्ते मिलेंगे जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं। यानी कि पॉइंट जो 3 है वो यहाँ पर भी लागू होगा और यहाँ पर भी लागू होगा। डिस्चार्ज कर रहा होगा ड्यूटीज तब भी, और प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा होगा तब भी उसको प्रेसिडेंट की सुविधाएं और वेतन भत्ते और उन्मुक्तियां मिलेंगी। क्लियर है? सर इम्यूनिटीज मीन्स क्या सर होता है? इम्यूनिटी मतलब उन्मुक्तियां, यानी कि अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो नहीं चलाई जा सकती है, वो अपने जी सर, शासकीय समझ गया सर। हाँ, नंदिनी जी कुछ कह रही हैं? सर ये कह रहे थे कि जैसे 65 पी के अकॉर्डिंग हम्म, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में मतलब सारी चीजों को, सारी फैसिलिटीज वही मिल रही है, तो सर क्या उस टाइम पीरियड में अगर वो कुछ ऐसा करता है तो महाभियोग भी लगाया जा सकता है? नहीं नहीं, महाभियोग नहीं, क्योंकि वो उसी हिसाब से काम करेगा ना, महाभियोग वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है? हेलो सर। हाँ जी, क्योंकि वो कार्यवाहक है ना, परमानेंट थोड़ी ना है। Yes. बोलिए 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 गौतम। फिर जैसे मतलब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा तो क्या वो उपराष्ट्रपति भी रहेगा ना? हम लोग इसी पॉइंट पर आ रहे हैं, हम 64 वाले पॉइंट, आर्टिकल 64 में एक प्रोविजन है वो इसी बारे में बात करता है गौतम जी। ठीक है? यस। देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा बता देता हूं आपको, पहले वाले केस में वो उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा, वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है? दूसरे वाले केस में वो उपराष्ट्रपति के पद पर है। ठीक है, इसको हम लोग और क्लियर करेंगे थोड़ा सा। अभी फिलहाल हम लोग आर्टिकल 64 को देख लेते हैं। आर्टिकल 64 में हम लोगों ने एक चीज तो देखी थी कि आर्टिकल 64 कह रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा
काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। फिर हम लोगों ने आर्टिकल 65 देखा। आर्टिकल 65 कह रहा था कि अगर राष्ट्रपति के यहाँ एबनॉर्मल वैकेंसी हो जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट, और अगर वो एब्सेंट है या किसी और बीमारी वगैरह वगैरह की वजह से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो वो डिस्चार्ज करेगा उसकी ड्यूटीज को। और दोनों ही केसेस में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान सुविधाएं, वेतन और भत्ते मिलेंगे। आर्टिकल 64 में एक प्रोविजन है जो ये कहता है जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर रहा होगा या उसके दायित्वों को डिस्चार्ज कर रहा होगा, उस समय वह राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कार्य नहीं करेगा और ना ही उसे राज्यसभा चेयरमैन को मिलने वाली सुविधाएं, वेतन, भत्ते आदि मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको सभी सुविधाएं, वेतन और भत्ते तो राष्ट्रपति वाले वैसे भी मिल रहे हैं, तो दो दो लेगा क्या? ठीक है, कोई समस्या? सर ये RS के आगे CM ये क्या लिखा है? चेयरमैन, चेयरमैन सभापति। ठीक। ये तो लॉजिकल बात है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर। सर जैसे राष्ट्रपति की डेथ हो गई मान लिया अचानक और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आ गया। हेलो। हाँ जी बोलिए। तो सर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा? बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो फिर उपराष्ट्रपति की जगह कौन आएगा? क्योंकि राज्यसभा का भी सभापति वाला पद खाली हो जाएगा। तो राज्यसभा का उपसभापति उस समय तक काम करेगा। राज्यसभा में उपसभापति का काम यही तो होता है। हाँ हाँ सर। और ये उपराष्ट्रपति वाला? उपराष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के केवल दो काम है, राज्यसभा का सभापति होना और जब वैकेंसी हो जाए तो प्रधान राष्ट्रपति के रूप में काम करना, बस यही उसके दो काम है और कोई काम नहीं उसका है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। तो अभी हम लोगों ने 64 और 65 में जो देखा है ना, यही उपराष्ट्रपति के फंक्शंस हैं। तो इसको आप एज अ फंक्शन और पावर ऑफ फंक्शन दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि उपराष्ट्रपति का पावर और फंक्शन क्या है, तो पहला है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, और दूसरा क्या है कि वो वैकेंसी या एब्सेंस या इलनेस के केस में एक्ट या डिस्चार्ज करता है एज अ प्रेसिडेंट या उसके फंक्शंस को। क्लियर? सर ये क्रिकेट का 12वां प्लेयर होता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये सुपरफ्लुअस मैजेस्टी कहते हैं इसको। इसका कोई काम नहीं है और ये जब जरूरत पड़ेगी तब इसको बुला लेंगे, चलो भाई तुम्हारी जरूरत पड़ गई आ जाओ। डिस्चार्ज के समय ये वॉइस प्रेस क्या बोल रहे हैं सर? डिस्चार्ज के समय मतलब ये रहेगा उपराष्ट्रपति, लेकिन जब नॉर्मल वैकेंसी हो जाती है तब नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन दोनों ही केसेस में चाहे वो डिस्चार्ज कर रहा हो फंक्शन, चाहे वो एक्ट कर रहा हो एज ए प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। यही इसके पावर ऑफ फंक्शंस हैं। इसकी जो सैलरी है 4 लाख पर मंथ है, पेंशन है 50% ऑफ सैलरी, और साथ साथ क्या मिलता है, उपराष्ट्रपति भवन यानी कि फुली फर्निश्ड रेजिडेंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज मिलेंगी,
और वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो निर्धारित की जाएंगी समय समय पर संसद के द्वारा। ठीक है, आपका एक काम है, आपको लिस्ट करके भेजना है सभी उपराष्ट्रपतियों का सीक्वेंस उनके कार्यकाल के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे 10 मिनट का समय और देंगे आप लोग? यस यस सर। उसको भी निपटा लेते हैं। दिखा कुछ? चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बताइए। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ठीक है ना, सबको क्लियर? बी ऑप्शन। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। सी ऑप्शन होगा सर। सी ऑप्शन, वेरी गुड। संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे रोक लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? डी ऑप्शन। लोकसभा राज्यसभा। डी। हाँ, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? एक और पहला यानी कि ए ऑप्शन। एक और दो। एक और दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो केवल एक। केवल एक। केवल एक ये सही सर। है, दो गलत है। ठीक है, राज्य के विधायकों की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सबको क्लियर है? जी सर। यस यस। हाँ, इसका सही उत्तर ए ऑप्शन होगा सर इसका। और सही भी और ए है ना? जी सर। ठीक। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 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 कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? सी वाला ऑप्शन। सी वाला गलत है। सी ऑप्शन। ठीक है, सी गलत है। इसका बताइए। सर एक गलत है। पहला गलत है सर। और एक और जनता चार का गलत। सदन यानी कि लोग। एक और चार गलत है। सी ऑप्शन। दूसरा सर दूसरा ये सही है। दूसरा सही है। हाँ, उम्मीदवार हो सकता है। उम्मीदवार तो कोई भी हो सकता है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, इसमें कोई शंका तो नहीं दूसरे में? नहीं नहीं नो सर। नहीं तो पहला तीसरा चौथा। सभी चारों सही। सारे सही है। सारे सही है ना? क्लियर? सर सभी सही है। वेरी गुड। जी सर। राज्यसभा ए ऑप्शन है। लेकिन लोकसभा का अनुमोदन बाद में जरूरी है ना? केवल राज्यसभा डी। केवल राज्यसभा। केवल राज्यसभा में। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अगला है राज्यसभा हो जाएगा इसमें। राज्यसभा। हाँ, एक सेकंड बस। ये तो बकवास सवाल है, ऐसे क्या? आगे चले। इसका आपको याद करना पड़ेगा तभी आप बता पाएंगे।
इसमें नीलम संजीव रेड्डी है और इसमें नहीं आ रहा। इसमें नहीं आ तो रहा है। शायद इसमें पूछता है भारत का उपराष्ट्रपति का पद किसने किसने संभाला है, तो इसमें आपका एम हिदायतुल्लाह ने संभाला है और शंकर दयाल शर्मा ने संभाला है। ठीक है, तो पहला और चौथा इसका सही है। कौन से कथन सही नहीं है? सर डी ऑप्शन सही नहीं है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। कौन थे प्रथम उपराष्ट्रपति? सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। राधा कृष्ण। बिल्कुल सही। 10 वर्ष तक। इसको आप लोग याद करेंगे तो अपने आप जान जाएंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक, 13वां है ना वो सर? हाँ, दो बार कार्यकाल रहा है इनका भी। दो लोग हैं उपराष्ट्रपति, इनका 2 बार कार्यकाल रहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। अब इसका सर वो प्रश्न की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत कंफ्यूज कर देती है, तो समझ में आता है सर वो क्रमांक मतलब वो पद के हिसाब से पूछ रहा है, व्यक्ति के हिसाब से पूछ रहा है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार रहा है तो उसको एक मान के यहाँ पर जवाब दीजिएगा जब तक कि कुछ और ना कहा जाए। सर यहाँ क्रमांक का क्या मतलब होगा? व्यक्ति के हिसाब से नहीं ना? हाँ, पद के हिसाब से। इसका बताइए, तो आपको बताया है अभी मैंने। सर CGI आएगा चौथे नंबर वाला। बात कैबिनेट सभी लोग 3 तीसरे 4 3 2 1 होगा। 4 3 2 1 2 1 मंत्रिमंडल सचिव मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी है। कैबिनेट सचिव सेक्रेटरी मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, 4 3 2 1 सी सही है। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति सर। भूतपूर्व राष्ट्रपति। वो 6 नंबर पे आता है जी। 6 नंबर पे आता है। और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो 5 नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, तो बी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर? यस सर। चाहे तो आपने जो नोट किया था उसको सामने रख लें, उसके हिसाब से आंसर दे दें, क्योंकि याद तो इतनी जल्दी हुआ नहीं होगा, तो कर सकते हैं उसको। प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, अपने राज्य में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आते हैं आपके नंबर 6 में, भूतपूर्व राष्ट्रपति नंबर 5 में आते हैं। हाँ, उप प्रधानमंत्री जो आते हैं वो 5A में आते हैं, और अपने राज्य में राज्यपाल नंबर 4 में आते हैं। तो सही क्या होगा? सर सी सी सी। पहले भी यही दिया था ना आप लोगों ने? जी। यस सर। निम्नलिखित में पहले कौन आता है? तो हम जानते हैं जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो आता है किस नंबर पे? 9A पे। 9A में 9A में। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भी 9A पे आएगा। और जो CAG है वो भी 9A पे आएगा। ठीक, तो हाँ सर डी। और यहाँ पर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखिए 11 नंबर तक तो कहीं नहीं आया ना। यस सर। यानी कि 11 के बाद आएगा। यानी कि अगर इसके पहले देखें तो ये तीनों ही सेम पे आ रहे हैं, यानी कि सवाल ही गलत है। ई हो जाएगा सर। तो इसका क्या हो जाएगा? सर ई नहीं होगा। ई होगा। समझ गए मेरी बात को? जी सर। अगर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का होता तो फिर डी सही उत्तर होता, लेकिन उच्च न्यायालय का है तो 11 तक तो कहीं उच्च न्यायालय हमको मिला ही नहीं ना। यानी कि 9A के बाद ही कहीं आएगा। तो 9A में से कोई पहले है ही नहीं, क्योंकि सब सेम फुटिंग पे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि सवाल है गलत। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते किसी नंबर पे। 14वें पॉइंट पे आएंगे न्यायालय के न्यायाधीश।
ठीक है। तो 14वें पे आएगा चीफ जस्टिस और 17वें पे आएंगे बाकी उच्च न्यायालय के। ठीक है। सर 11 के आगे यानी अभी और भी है। हाँ, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि 10 तक ही निपट जाता है। अगर आपको नहीं भी आता 11 के बाद, तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हमको बिल्कुल रट्टू तोता नहीं बनना। थोड़ा सा हम लोग सोच, इसका ऐसे भी आंसर इसका निकल आ रहा है ना नंदिनी जी? ठीक है। यस सर। सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको। कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि सी, मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? डी। कौन सा? डी, भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव। भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव या भारत का कैबिनेट सचिव? सर मुझे सही लग रहा है। सर कैबिनेट। कैबिनेट सेक्रेटरी ये है सबसे बड़ा। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट लेवल का आईएएस ऑफिसर होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, बाकी वो चाहे प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे क्वीन विक्टोरिया का हो, सब उसको नीचे है। खत्म। ये वाइस प्रेसिडेंट आपका कंप्लीट विद घटना चक्र। अगली क्लास में प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, और प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या पढ़ेंगे बताइए? सीएम। चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इतना रखते हैं। टेस्ट कल अपलोड नहीं हो पाया था, आज भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है वेबसाइट में। कोशिश करता हूँ थोड़ी देर में अगर अपलोड हो जाए। मैंने अभी कोशिश की थी, नहीं हो पा रहा है। तो हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आपको मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर आज की क्लास बिल्कुल बोरिंग भी नहीं लगी, बहुत मतलब लगा ही नहीं, इतना टाइम हो गया, बहुत अच्छी लगी आज की क्लास। इसके पहले की क्लासेस मतलब डेली नहीं सर, डेली लगती, लेकिन आज मतलब इतना टाइम हो गया, अभी देखा कि टाइम हो गया, लेकिन सर पता नहीं चला इतना टाइम हाँ हो जी, गया। हम लोग को तो पहले भी 2 घंटे की क्लास होती थी, अब 1.5 घंटे की फिलहाल कर रहे हैं इस यस बार। सर, पहले हाँ, पहले तो होती थी। गुड नाइट सर। गुड नाइट गौरव जी। गुड सर। गुड नाइट।